क्या पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मान लो मैंने HA एक मॉलिक्यूल लिया है और इसका मीडियम कैसा है, एक्वस। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, एक्वस मीडियम में कोई भी चीज क्या करती है, डिसोसिएट करती है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। अब डिसोसिएट करके क्या बनाता है, H+ और A-। ठीक, अब देखो क्योंकि इसने H+ को लिबरेट किया है, और इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि एसिड कौन होता है, जो H+ लिबरेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि इसने H+ को लिबरेट किया तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। और जो भी एसिड की तरह बिहेव करता है ना, तो उससे जब H+ हट जाता है तो जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका कॉन्जुगेट बेस। अब देखो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को समझेंगे कुछ चीजों से रिलेट करके, जैसे कि क्या है, अगर हम इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो कैसे लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन अपॉन क्या, और A- का कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन। ठीक, तो देखो जितना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो जितना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी। या फिर कभी कभी तो इसका वाइस वर्सा भी तो तुम कह सकते हो कि मोर द वैल्यू ऑफ Ka हायर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H+। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट जो तुमने समझा है वो ये है, तुम एसिडिक स्ट्रेंथ को Ka की वैल्यू से भी रिलेट कर सकते हो। तुम कैसे भी कह, हायर द वैल्यू ऑफ H+ मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर ये कह लो कि हायर द वैल्यू ऑफ Ka हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे भी डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे, इसे ऐसे लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ also depends on stability of conjugate base। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था ना कि जितना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, या फिर कह लो कि जितना ज्यादा Ka का वैल्यू होगा उतना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन होगा और उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ये कह सकते हो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है एसिडिक स्ट्रेंथ उस पे भी डिपेंड करता है। अब कॉन्जुगेट बेस जो यहाँ पे ये कैसे स्टेबल होगा, तुमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब Q की वैल्यू कम होती है तब कोई भी कैटायन या एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, ये चीज पढ़ी थी ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे होगी, जब Q की वैल्यू कम होगी। अब Q की वैल्यू कब कम होगी, इसके ऊपर जो ये चार्ज है कब कम होगा, जब इससे कोई एक ऐसा ग्रुप लगा होगा जो लेने वाला हो ना कि देने वाला, दैट इज कोई ऐसा ग्रुप हो जो -I इफेक्ट को शो करे ना कि +I इफेक्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -I ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि जितना ज्यादा -I ग्रुप लगा होगा किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी सिर्फ समझो, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप। ठीक, ये हो गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट। ठीक, अब एक और चीज कह सकते हो कि Ka की वैल्यू अगर ज्यादा है तो Pka की वैल्यू कम होनी चाहिए। Pka की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमने पढ़ा है। ठीक है, पहला कि H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या Ka की वैल्यू ज्यादा हो तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, वाइस वर्सा कह लो। दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो
तो भी वो मॉलिक्यूल अच्छा एसिड की तरह बिहेव करता है। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे स्टेबल होगा? जब उससे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो उसके ऊपर के चार्ज को कम करे, और चार्ज कम कैसे होगा? जब उससे कोई -I ग्रुप लगा हो। ठीक है, ये पॉइंट था। अब देखो हमें और एक दो पॉइंट्स समझने हैं, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, देखो अगर तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि बोला कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये दे रख HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, ये तुम्हें दे दिया क्वेश्चन में, और तुमसे पूछ लिया जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, तो कैसे करोगे? देखो तुम अगर नोटिस करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कॉमन है, क्या बच गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, और तुम्हें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सेम ग्रुप में लाई करते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में लाई करते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे एटम्स तुम्हें दिख जाए जो सेम ग्रुप में लाई करते हैं, तो हम साइज के फैक्टर को देखते हैं। ठीक है, दिमाग को खोलो और इस पॉइंट को आराम से समझो कि जब भी ऐसे तुम्हें एटम्स दिखे जो क्या हो, सेम ग्रुप में लाई करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तुम क्या देखोगे? साइज के फैक्टर को देखोगे। ठीक है, तो यहाँ चौथा पॉइंट था, यहाँ मैं पांचवा पॉइंट लिखती हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। कब? जब एटम क्या हो, सेम ग्रुप में लाई करे। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझेंगे हमें वो देखना है। तुम जरा इसके कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा? F- बनेगा, Cl- बनेगा, Br- बनेगा और I- बनेगा। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से भी कंपेयर करते हैं। अब स्टेबिलिटी से कंपेयर तुमने कैसे किया कि जो चार्ज की वैल्यू हो क्या हो, कम से कम हो। आयोडीन का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होगा। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। H+ कैसे लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके तभी तो H+ देता है मीडियम में। तो अब अगर उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसको रखने की भी तो काबिलियत होनी चाहिए। तो क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से Q की वैल्यू कम होगी, और अगर Q की वैल्यू कम होगी तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? इस पॉइंट को समझो। देखो जब आयोडीन क्या करता है, H+ को लिबरेट करता है, तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे हैं। अब अगर उसने अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी और इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, तो उन चार्ज को रखने की काबिलियत होनी चाहिए। अब वो कैसे रखेगा एक्स्ट्रा चार्ज को? जब उसका साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब साइज बढ़ता है, जब साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो Q का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से Q की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है। Q कम मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए हम जब कोई ऐसे तुम्हें एटम्स दिख जाए जो सेम ग्रुप में लाई करते हैं, तो तुम साइज का फैक्टर देखो। जिसका जितना बड़ा साइज, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबसे अच्छा एसिड है HI, फिर HBr, फिर HCl, एंड द लीस्ट इज HF, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। उसमें क्या होगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाता है। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस ही स्टेबल नहीं होगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आई होप क्लियर होंगे। सारे पॉइंट्स को दोबारा देख लेना। अब हम और आगे के क्वेश्चंस को समझेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें तुमने अभी क्या देखा, ऐसे एटम्स जो सेम ग्रुप में लाई करते हैं। अब हम ऐसे एटम्स देखेंगे जो सेम पीरियड में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दो। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि क्या चीज डिफरेंट है, वो तुम्हें पहचानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये बताओ ग्रुप में लाई करते हैं कि पीरियड में लाई करते हैं? इतना तो पता होगा यार। तो देखो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या करते हैं, पीरियड में लाई करते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से तो क्या करते हैं, पीरियड में लाई करते हैं। अब पीरियड में हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे रिलेट करेंगे? ठीक है, तो जब
एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखेंगे जब हम पीरियड में जाएंगे, ठीक है। तो जब आप पीरियड में जाओगे तो किसका फैक्टर देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और जब तुम किस में जाओगे, ग्रुप में जाओगे, तो तुम कौन सा फैक्टर देखते हो, साइज का फैक्टर देखते हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझना है कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कंपेयर करेंगे। तुम्हें पता है कि देखो जैसे कि HF है, अब अगर इसे H प्लस लिबरेट करना है और F माइनस लिबरेट करना है, तो कौन ज्यादा अच्छे से H प्लस को लिबरेट करेगा, जो अभी जस्ट पीछे पड़ा था ना, जो इलेक्ट्रॉन को पहला पिछले पॉइंट ये समझा कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेके अच्छे से रख ले, तो वहां पे हमें कौन सा फैक्टर दिखा, साइज का, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में गौर करो, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेके अच्छे से रख ले तो वो साइज का फैक्टर था। अब इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन लेगा ये बताओ, ये भी तो होना चाहिए कि लेने की भी तो ताकत होनी चाहिए, रखने की तो बाद में बात है, पहले लेके तो आओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा एटम लगा है जिसका क्या होना चाहिए, लेने का टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। अब लेने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पावर ज्यादा होनी चाहिए, समझ आ रहा है। तो इसी वजह से जब तुम पीरियड में मूव करते हो तो तुम्हें क्या देखना होता है, क्या देखना होता है बताओ, क्या देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखोगे, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, समझ आया। तो इस केस में यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर क्या आती है, कार्बन की। तो इसी वजह से यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, ट्रेंड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डी का होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा, और फिर ए का होगा, ठीक है। देखो समझो इस चीज को, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर है, अब उन्हीं चीजों को पढ़ पढ़ के तुम्हें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला, के की वैल्यू ज्यादा हो या पी के की वैल्यू कम हो, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अगर कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा कितना स्टेबल है, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे स्टेबल होगा, जब चार्ज की वैल्यू कम होगी, मतलब कॉन्जुगेट बेस से कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को ले, ठीक है। वो ये कंसेप्ट अभी आएगा आगे के क्वेश्चन में। बाकी के पॉइंट्स क्या पढ़े तुमने, अगर कोई ऐसे एटम्स दिखते हैं जो सेम ग्रुप में लाई करते हैं तो तुम साइज का फैक्टर देखोगे, पीरियड में लाई करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखोगे, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब देखो अगर ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे तुम्हें पहचानना होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर लगा है, क्योंकि CH3 तो क्या है, सब में ही क्या हो रखा है, कॉमन है। तो तुम्हें डिफरेंट चीज पहचाननी, हमेशा डिफरेंट लोगों पे तो नजर जाती है, कॉमन तो सब जगह मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब ट्रेंड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड में क्या है, सबसे पहले सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव और साइज तो दूर की बात है, पहले पहचानो ये पीरियड में लाई करते हैं कि ग्रुप में लाई करते हैं। तो तुम्हें दिखेगा कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर आता है। सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है, इतनी बात पता होनी चाहिए। अगर इतनी बात नहीं पता है तो यहाँ तक तो भूल ही जाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो अब कैसे डिसाइड करोगे, तुमने क्या देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसमें दोनों ही चीज इन्वॉल्व हो रही है। अगर तुम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे पीरियड का ट्रेंड लगाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन, सल्फर क्योंकि इन्वॉल्व है तो ग्रुप का ट्रेंड लगाओगे, ठीक है। तो ग्रुप और पीरियड दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ग्रुप में कौन सा फैक्टर लगाते हो, साइज, और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें इतना तो पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जल्दी खींच के अपने पास रख लेगा और H+ को लिबरेट कर देगा, ठीक। तो अब ऑक्सीजन और सल्फर में डिसाइडिंग फैक्टर आता है, मतलब बी और डी में हमें डिसाइड करना है। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन से बड़ा साइज किसका है, सल्फर का। तो सल्फर क्या है, अब उसके पास एरिया ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को रख सकता है एज कंपेरिजन टू क्या, ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या हो जाएगा ट्रेंड, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डी, फिर क्या होगा बी, डी, बी, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन के बाद कौन है, नाइट्रोजन, सी, और देन हमारा आएगा ए बेचारा, ठीक है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th को देखो, 4th भी बहुत इजी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉमन चीज छोड़ दो, डिफरेंट पहचानो। टेल्यूरियम, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक। तो ये कैसे लाई करते हैं, ये ग्रुप में लाई करते हैं। कैसे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ये इसे याद करने का तरीका है, ये ग्रुप में लाई कर रहा है। तो अब अगर ग्रुप में लाई कर रहा है तो कौन सा फैक्टर देखोगे, साइज। जिसका साइज जितना बड़ा, इलेक्ट्रॉन वो उतना अच्छे से रखेगा, क्योंकि वैल्यू कम होगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ऐसे जितनी बार क्वेश्चन करते हो ना, उतनी बार वो चीज बार बार रिपीट करो। तो देखो किसका साइज बड़ा, टेल्यूरियम का, उसके बाद सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा, टेल्यूरियम का, फिर सेलेनियम का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, देखो पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को एक पॉइंट बताया था और आज के वीडियो में भी एक पॉइंट बताया, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या है कि -I ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना। और ये मैंने आज की वीडियो में बताया, ठीक है। ये आज के वीडियो में बताया, ठीक। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज मेक्स द कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल एंड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने ये बात बताई थी कि डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, पेन बदल देते हैं। Dispersal of charge makes conjugate base stable and increases acidic strength। ये पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। तो और जहाँ की मैंने ये बोला भी था कि चाहे इसे ऐसे बोलो कि -I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, चाहे ऐसे बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, देखो H+ निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसी को तो कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा, Cl CH2 COO-, यहाँ पे क्या बनेगा, CH Cl Cl COO-, और इसका क्या बनेगा, CCl Cl, यहाँ पे Cl और C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसके कॉन्जुगेट बेस, ठीक। अगर ये कॉन्जुगेट बेस बना है तो बताओ कॉन्जुगेट बेस कैसे स्टेबल होगा, जब चार्ज जो वो प्रेजेंट है ना, H+ के निकलने के बाद जो भी एटम है उसके ऊपर जो वो चार्ज प्रेजेंट है ना, उसका डिस्पर्जल होना जरूरी है, मतलब उसका फैलना जरूरी है, हटना जरूरी है, उसको वहां पे कंसेंट्रेट नहीं कराना है। तो वो कैसे फैलता है, जब कोई -I ग्रुप लगा होता है। तो देखो अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्लोरीन इज अ -I ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे -I ग्रुप हमें दिख तो गया। तो अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, जितना ज्यादा -I ग्रुप का नंबर हो। तो यहाँ पे 3 -I ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 लगे, यहाँ पे 1 लगा है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा कौन कर रहा होगा, ये वाला, थर्ड वाला ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सी की, बी की, फिर ए की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, C B एंड देन A, ठीक है। तो ये था। अब इसी कंसेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन भी बेस्ड है। अगर तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो कैसे बनेगा, देखो मैं बना देती हूँ। मेरा काम है बनाना, तुम लोगों का काम है बस बैठ के देखना, है ना, क्योंकि हाथ पेन वैन तो तुम चलाओगे नहीं। देखो तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। दूसरे वाले का कैसे बनेगा, CH2 COO-, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही उसका बनेगा कैसे, CH2 COO-, ब्रोमीन, और चौथा कैसे बन गया, CH2 COO-, और यहाँ पे क्या हो गया, आयोडीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे ये वाला पॉइंट लगाओगे, कौन सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा होगा, अपनी तरफ ले रहा होगा, कौन ले रहा होगा, कुछ सोचो सोचो सोचो। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ये भी ना कर पाओ तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। एसिडिक स्ट्रेंथ तो देखो कौन कर रहा होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो यहाँ पे जितना ज्यादा -I स्ट्रेंथ होगा जिसका, वो डिस्पर्जल उतना अच्छा कराएगा, वो डिस्पर्जल उतना अच्छा कराएगा।
और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो कौन होगा, किस एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ट्रेंड क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा फ्लोरीन कराएगा ना, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा ए, देन बी, देन सी, देन डी। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या होगा, हम डीएनपी रूल लगाएंगे। ठीक है, कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन होता है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डीएनपी रूल लगा दो। अब जैसे देखो यहाँ पे क्यों डीएनपी रूल लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, उस स्पीशीज से यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। देखो क्या होता है कि जब यहाँ पे नंबर और डिस्टेंस दोनों इन्वॉल्व है, तो क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये सबसे पास लगा हुआ है जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा उससे, और यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीएनपी रूल से डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्लोरीन भले ही एक है लेकिन इसका डिस्टेंस पास है और ये ज्यादा डिस्पर्स करेगा नेगेटिव चार्ज को एज कंपैरिजन टू दिस, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, सी का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा हमारा बी क्योंकि वहां पे क्या है उसका नंबर ज्यादा है, देन हमारा होगा क्या ए। ठीक है, और देन हमारा होगा डी क्योंकि डी में कोई भी ऐसा स्पीशीज नहीं लगा है जो उसके कोई भी ऐसा माइनस आई ग्रुप नहीं लगा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना वो हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट किया जाता है। अब कैसे, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3, ये कितना हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ पे 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक, तो अब देखो जैसे कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर से। ठीक है, कि जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। अब समझ आया, अब कोरिलेट कर पा रहे हो कि कैसे तुम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, अब तुम अगर देखो तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा सी में है, यहाँ पे 50-50 परसेंटेज एस कैरेक्टर है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा sp में होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp वाला, और फिर क्या होगा sp2 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और फिर कौन सा होगा sp3 वाला, है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, तो जो, और तुमने ये चीज पढ़ी है कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना अच्छा होता है। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा, सी, बी, फिर ए। ठीक है, तो सी, बी एंड देन ए। ठीक है, तो अब हम आगे के और 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 9th को देखते हैं, 10th को देखेंगे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, अब अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9th में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट खुद पढ़ोगे। कैसे, तुम क्या देखोगे कि तुम यहाँ पे, मुझे पक्का पता है 100 में से 95 बच्चे ये करेंगे कि वो क्या करेंगे, इन ग्रुप्स को देखने लगेंगे और इनका माइनस आई प्लस आई कैसे हैं, फिर वो उस तरीके से कंपेयर करके आंसर बताएंगे कि अच्छा जिसका माइनस आई जितना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम गौर करो, अपने आंख नाक कान खोल के देखो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है यहाँ पे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, बाकी सब में भी OH लगा है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। तो तुमने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर दोनों ही प्रेजेंट होंगे ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ ज्यादा जल्दी लिबरेट कर देता है एज कंपैरिजन टू अल्कोहल। तो यहाँ पे जो सब मोस्ट एसिडिक होगा ना वो ये वाला ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इससे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी। अब तुम जो पहले सोच रहे थे ना उस कंसेप्ट के हिसाब से बाकी 3 को कंपेयर कर लो। अब तुम माइनस आई ग्रुप देखो, माइनस आई ग्रुप सबसे ज्यादा माइनस आई स्ट्रेंथ किसका होता है, NO2 का होता है,
फिर साइनाइड का होता है और फिर ब्रोमीन का होता है। तो जो जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा वो कॉन्जुगेट बेस को उतना स्टेबल करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ाएगा। तो इसका मतलब सी के बाद आ जाएगा हमारा ए, देन आएगा हमारा डी एंड देन आएगा हमारा बी। समझ आया? तो ये होता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर हम इसमें आते हैं तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर तुम्हें आता है तो तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, नहीं आता तो तुम देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तुम क्या गलती करोगे, यहाँ पे मुझे पता है कि तुम लोग ट्रेंड क्या लिख दोगे, सी, फिर क्या लिखोगे, डी, फिर लिखोगे ए एंड देन लिखोगे बी। और ये ट्रेंड बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आंसर यहाँ पे क्या है। देखो जो भी चीजें तुमने पढ़ी है ना, तुम्हें उन सबका कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें डीएनपी रूल, हालांकि डीएनपी जहाँ पे भी फंसते हो वहां पे लगा लो तो आंसर बहुत वैलिड और सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे डीएनपी रूल अगर लगाओगे और जो मैंने पॉइंट्स बोले थे तो आंसर सही निकल आएगा। अगर तुम देखो तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस क्या बनता है, सी बी आर बी आर, और यहाँ पे क्या होगा बी आर, और यहाँ पे COO माइनस, ठीक है। यहाँ पे बनेगा CH2 COO माइनस और CCl3, ठीक है, ये बना है। यहाँ पे क्या बनेगा NO2 CH2 COO माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा CF3 CH2 COO माइनस, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, इनके कॉन्जुगेट बेस बना लिए। देखो यहाँ पे ये तुम लोगों का एक्सपेक्टेड आंसर था जो कि गलत है। यहाँ पे जो ट्रेंड है ना वो क्या है, पहले उस चीज को समझो। तो यहाँ पे ट्रेंड होता है बी सी डी एंड देन ए, ठीक है। तो ये ट्रेंड होता है, वैसा क्यों, ये चीज मैं अभी समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे वैसे तो सारे बच्चे क्या करेंगे कि उन्हें लगेगा कि NO2 का माइनस आई स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो नेगेटिव चार्ज को सबसे अच्छा डिस्पर्स कर रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस को उतना स्टेबल कर रहा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोचना सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा एक अलग डिफरेंस आ गया है कि यहाँ पे NO2 सबसे एसिडिक ना होके CBr3, ये वाला बी वाला पोर्शन सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो क्यों, अब यहाँ पे इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे जो NO2 है ना वो फिर भी उसका डिस्टेंस इस COO माइनस से क्या है, थोड़ी दूरी पे है। लेकिन जो ये ब्रोमीन जो माइनस आई पावर तो ये भी रखता है ना, वो क्या है COO माइनस के कार्बन से जस्ट क्लोज में है। और इसका नंबर भी क्योंकि क्या है NO2 से ज्यादा, यहाँ पे सिर्फ एक NO2 ग्रुप है लेकिन यहाँ पे तीन ब्रोमीन है और तीनों ही COO माइनस के जस्ट बगल में ही है एज कंपैरिजन टू NO2। और क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसका माइनस आई स्ट्रेंथ कम है लेकिन फिर भी अगर वो अपने नंबर को रिपीट करता है तो वो उस ज्यादा माइनस आई स्ट्रेंथ वाले को ओवर पावर कर देता है, ठीक है। ये चीज तुमने पढ़ी थी। लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि फिर ऐसी बात है तो फिर ए और डी भी तो होना चाहिए, लेकिन ए और डी इसीलिए नहीं है क्योंकि इनका अगर तुम डिस्टेंस कंपेयर करो तो ब्रोमीन वाला जो COO माइनस है उससे जस्ट बगल के कार्बन में ही लगा है, लेकिन बाकी सब क्या है उसी जगह पे लगे जहाँ पे NO2 लगा है। तो इसी वजह से हमारा मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है बी और सी में। तो यहाँ पे क्योंकि इसका नंबर बढ़ गया है और इसका डिस्टेंस पास है, इसी वजह से बी जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सी। फिर हमारा क्या आता है, फिर तो तुम यूजुअल है डी और ए में कंपेयर कर ही सकते हो क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई स्ट्रेंथ क्या होता है, ऐसे भी ज्यादा होता है। और यहाँ पे ये जितने डिस्टेंस पे लगा है उतने डिस्टेंस पे ये भी लगा है, जितना इसका नंबर है उतना इसका भी नंबर है। तो यहाँ पे वही बेसिक ट्रेंड हो जाएगा कि माइनस आई जिसका ज्यादा वो यहाँ पे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे डी आ गया फिर ए आ गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान से सुन लो। यहाँ पे NO2 और ब्रोमीन के बीच का कंफ्यूजन इसीलिए हटा है क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन का जो ब्रोमीन है वो अपने आप को रिपीट करता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसका डिस्टेंस COO माइनस से क्लोज है कंपैरेटिवली NO2 के, NO2 उससे थोड़ी सी दूरी डिस्टेंस पे लगा है। फिर बाकी जो दो कंफ्यूजन आता है वो हम इसमें इजीली इसलिए सॉल्व आउट कर पा रहे क्योंकि फ्लोरीन का जो जितना डिस्टेंस है जितना नंबर है उतना ही क्लोरीन का भी है। तो इसी वजह से फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो ये था हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल।
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी एक और वीडियो है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल होता है पूरा समाप्त। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो तो वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक यू।